हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मास्टर क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, हिंदी में कहा जाता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस जुडिकेटा के बारे में। इसको जो है ये आपका जो टर्म है रेस जुडिकाटा, ठीक है। रेस जुडिकाटा की अगर हम बात करें तो ये आपका एक लैटिन टर्म है, ठीक है। रेस एंड जुडिकाटा दो टर्म से ये बनके जो है मिला है रेस जुडिकाटा। इसको आप चाहे हिंदी में पढ़ेंगे या फिर आप जब इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो ये रेस जुडिकाटा ही कहलाएगा, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम एक सिचुएशन पे चलते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि मान लीजिए ये कंसेप्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंसेप्ट आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब हम एक सिचुएशन को सपोज करते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि मानिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका है, ठीक है। वो घर आपका है, कोई दूसरा आदमी है बी। एक आदमी है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, हम उसको नाम देते हैं बी। बी नाम का एक आदमी है, वो आके ये कहता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर मेरा है। आप कहते हैं कि नहीं जी, घर तो हमारा है, ठीक है। आप कहते हैं कि घर तो हमारा है, केस चलता है, आप मना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा है, ठीक है। केस चलता है और कोर्ट जो है आपके फेवर में केस को डिसाइड कर देती है। आपके फेवर में केस डिसाइड हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि भैया घर तो इनका है, बी का नहीं है, ठीक है। अब ये हुआ कि हमने क्या सपोज की थी सिचुएशन कि रेस जुडिकाटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो कि रेस जुडिकाटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो बी जो है 6 महीने बाद फिर केस फाइल कर रहा है कि सर उस समय जो है कोई छोटी मोटी बात कहनी रह गई थी, वो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, मैं अब लेके आता हूँ मेरा मामला और मेरा मुद्दा जो है मैं ये लेके आता हूँ। अब आप सुनिए इस बात को, ठीक है। अब उसमें नुकसान आपको क्या हुआ, आपको नुकसान ये हुआ कि राइट आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, बट ऑन पेपर आपके नाम बोल रही है पर आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। भाई साहब ने बी ने एक बार केस फाइल किया, हार गया। 6 महीने बाद फिर केस फाइल किया, फिर हार गया। फिर थोड़े टाइम बाद फिर केस फाइल कर दिया, फिर हार गया। अब होता क्या है, अब ऐसा तो हुआ नहीं कि बी ने एक दिन में केस फाइल किया और वो एक ही दिन में डिसाइड हो गया। पहला केस 10 साल चला, एक 6 महीने बाद फिर फाइल किया, फिर वो 10-15 साल चला, फिर 10-15 साल चला। तो नुकसान किसको हुआ, आपको। राइट आपकी थी, प्रॉपर्टी आपकी थी, पेपर पे आपके बोलती है, आप उस राइट को, नाम आपके है पर वो राइट, पर उस राइट को आप इंजॉय नहीं कर पाए। 100% बोले या एब्सोल्यूट आपको बोले तो आप उस राइट की, आपको वो राइट नहीं मिली। तो इसी चीज के लिए सिविल के अंदर जो है कंसेप्ट लाया गया रेस जुडिकाटा। इस कंसेप्ट को लाने का जो ऑब्जेक्टिव रहा, वो क्या ऑब्जेक्टिव रहा, वो ये ऑब्जेक्टिव रहा कि एक बार हटाई देते हैं। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि एक, कि भाई जिस भी इंसान का कोई सिविल अधिकार है, ठीक है, वो उसे 100% उसको एंजॉय कर पाए और एब्सोल्युटली बिना किसी रोक टोक के वो उसको एंजॉय कर पाए। दूसरा, एंड टू लिटिगेशन, मतलब कि कोई भी केस अगर एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद जो उस पे डिसाइड होने के बाद जो फुल स्टॉप लगता है वो उस पे पूर्णता लगे। केस अगर डिसाइड हो जाए तो वो प्रॉपर एंड हो, ये ना हो कि एक बार डिसाइड हो जाए उसके बाद भी वो केस दोबारा फाइल कर पाओ, आप दोबारा इस केस को फाइल कर लो। ये ना हो कि लिटिगेशन कागजों में तो खत्म हो रही है पर आप उस पर दोबारा केस फाइल कर सकते हैं। तो एक ये कि लिटिगेशन जो है खत्म हो पाए, प्रॉपर उस पे एंड हो, कंप्लीट फुल स्टॉप लग पाए, एक ये ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा, जिस भी इंसान का कोई अधिकार है वो उस अधिकार को 100% इंजॉय कर पाए। ये ना हो कि
अधिकार कहने को तो कागजों में उसके नाम है, पर उस पर कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता ही रहता है। और डिस्प्यूट ये भी नहीं है कि वाजिब डिस्प्यूट है, जस्ट बिकॉज रेस जुडिकेटा नहीं है, मानते हैं हम कि रेस जुडिकेटा नहीं है, जस्ट बिकॉज कोई आदमी केस फाइल कर सकता है, वो सिर्फ ताकि आप उस अधिकार को इंजॉय ना कर पाए 100%, या उस पे कभी ना कभी कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता ही रहे आप पे, आप उस अधिकार पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन ही रहे आप पे, तो वो कोई ना तो केस फाइल करता रहे वो आदमी। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जिसके लिए रेस जुडिकेटा लाया गया वो ये दो थे। एक, अधिकार जो भी है, जो भी आपके सिविल अधिकार है, उसको आप 100% एंजॉय कर पाए। कोर्ट जिस अधिकार को आपके फेवर में डिसाइड कर दे वो आपका ही रहे। दूसरा, लिटिगेशन, जो लिटिगेशन है, जो केस है, एक बार डिसाइड हो गया हो तो उस पर कंप्लीट एंड लगे, कंप्लीटली डिसाइड हो और कंप्लीट उस पर फुल स्टॉप लगे। इस कंसेप्ट के साथ, इस सोच के साथ और इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रेस जुडिकेटा का या रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है। ये था इसका क्या ऑब्जेक्टिव, ये इसका था ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, रेस जुडिकाटा। हम इस टॉपिक को जो है डील करेंगे चार बातों में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको लाया गया, इसका मीनिंग क्या है, और इजेंशियल्स मतलब किसी भी केस में रेस जुडिकाटा लगने के लिए कुछ 4-5 पॉइंट हम पढ़ेंगे। वो 4-5 पॉइंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में रेस जुडिकाटा लगेगा। और चौथा जो है हम पढ़ेंगे रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट, जो एक नया तरीका, नया तो नहीं है, कंसेप्ट निकल के आता है। रेस जुडिकाटा का एक दूसरा काइंड कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक है। तो पहले हमने देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, हमने जो हमारी सिचुएशन समझी उसी से ही हमारा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया कि किस लिए रेस जुडिकाटा लाया गया। ठीक है। अब अपने आते हैं इसके मीनिंग पे। मीनिंग से पहले हम इसकी टर्म पे चलते हैं कि रेस जुडिकाटा एक्चुअली में टर्म का मतलब क्या है। हमने पहले ही बोला था कि ये लैटिन टर्म है। रेस जुडिकाटा जो है आपका वो एक लैटिन टर्म है। तो इसका इंग्लिश मतलब क्या है, तो रेस जुडिकाटा दो टर्म से मिलकर बना है। रेस जुडिकाटा, रेस का मतलब होता है थिंग और जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। ठीक है। तो अगर हम इसका सिंपल मतलब निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि थिंग डिसाइडेड। तो ये कहना क्या चाहता है थिंग डिसाइडेड, थिंग डिसाइडेड ये कहना चाहता है कि अगर एक बार कोई भी चीज डिसाइड हो चुकी है, उसके बारे में ये डिसाइड, मान लीजिए प्लस माइनस में किसी भी तरफ से वो डिसाइड हो चुकी है, तो ये कहना चाहता है कि अगर एक बार कोई भी चीज डिसाइड हो चुकी है तो बार बार उस पर किसी भी तरह का परीक्षण ना किया जाए, मतलब ट्रायल ना किया जाए, जांच ना की जाए। तो बार बार उस पर किसी भी तरह का परीक्षण ना किया जाए। जो एक बार डिसाइड हो गया है वो फाइनल है, जो एक बार डिसाइड हो गया वो फाइनल है। वही बाहुबली वाली बात, मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो जो एक बार वचन दे दिया वही बन गया रेस जुडिकाटा के हिसाब से शासन, ये मान लीजिए आप। जो एक बार डिसाइड हो गया वो फाइनल है। ठीक है। जो एक बार डिसाइड हो गया वो क्या है, वो है फाइनल। ये इस टर्म का मतलब निकल के आता है। अब हम आते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। मीनिंग की अगर हम बात करें तो आपका जो है ये रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के अंदर आपके डील किया गया है सीपीसी में। इसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये कहता है, कोर्ट ने अगर कोई भी एक केस डिसाइड कर दिया है तो उस केस को दोबारा, कोर्ट द्वारा अगर डिसाइड हो चुका है तो वो केस दोबारा किसी भी कोर्ट द्वारा डिसाइड या उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसका परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कोर्ट ने अगर कोई भी केस एक बार डिसाइड कर दिया तो उस केस का दोबारा परीक्षण या फिर ट्रायल किसी भी कोर्ट द्वारा दोबारा नहीं किया जाएगा। ये इसका सिंपल सा मतलब है।
तो टर्म का मतलब क्या है, रेस जुडिकाटा थिंग डिसाइडेड, कि एक बार जो चीज डिसाइड हो गई वो दोबारा उसके बारे में सोचा नहीं जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा बाहुबली की लाइन, मेरा वचन ही है मेरा शासन। वचन अगर जो एक बार दे दिया वही बन जाएगा शासन। जो चीज एक बार डिसाइड हो गई उसके बाद इस पे दोबारा डील नहीं किया जाएगा। मीनिंग अगर बात करें तो सिंपल सा मीनिंग यही निकल के आता है कि कोर्ट ने एक बार कोई भी केस डिसाइड कर दिया तो दोबारा कोई भी कोर्ट उस पर ट्रायल नहीं करेगी, या हिंदी में बोले तो उस पर परीक्षण नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मीनिंग में, जो प्रॉपर डिटेल में इसका मीनिंग क्या है। अभी तक तो जो हमने इसका मीनिंग निकाला है वो 2 लाइन का एक हमें ओवरव्यू समझने के लिए कि रेस जुडिकाटा कहता क्या है, हमने उसके लिए मीनिंग निकाला है। अब हम आते हैं इसके मीनिंग के अंदर। ठीक है, मीनिंग के लिए जो है हम इसका यहां लिखेंगे सेक्शन 11। मीनिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, सेक्शन 11। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कि भैया हम क्या डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं मीनिंग। सेक्शन 11 जो है, जो इसका मीनिंग के बारे में बात करता है, वो ये कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है, देखिए अब बात ये कहता है सेक्शन 11 आपका कि, एक मिनट, सेक्शन 11 आपका ये कहता है कि कोई भी कोर्ट ऐसे किसी भी सूट, सूट मतलब मुकदमा, ऐसे किसी भी इश्यू मतलब मुद्दा, कोई भी कोर्ट ऐसे किसी भी सूट या फिर इश्यू का ट्रायल नहीं करेगी। ठीक है, परीक्षण, ट्रायल को क्या बोलते हैं हम, परीक्षण। ठीक है, उसका कोई भी कोर्ट ऐसे सूट या इश्यू का ट्रायल नहीं करेगी। कौन से सूट या इश्यू का ट्रायल नहीं करेगी, जिस सूट के अंदर जो मैटर है, या तो इश्यू या फिर अगर सूट के अंदर जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू मतलब सीधे तौर पर, ठीक है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू रहा है किसी फॉर्मल सूट के अंदर। दोबारा कहता हूं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये कहता है कि कोई भी कोर्ट ऐसे किसी भी सूट को डिसाइड नहीं करेगी, ऐसे किसी भी इश्यू का ट्रायल नहीं करेगी, या हिंदी में बोले तो परीक्षण नहीं करेगी। जो सूट जिसके अंदर जो मुद्दा है, जो सूट है उसके अंदर जो इश्यू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू है फॉर्मर सूट के अंदर। सिंपल सी भाषा में हम ये कहें कि कोर्ट ऐसे किसी भी सूट को ट्राई नहीं करेगी, ऐसे किसी भी इश्यू को ट्राई नहीं करेगी, वो सूट या वो इश्यू जो किसी फॉर्मर सूट के अंदर डायरेक्टली या फिर सब्सटेंशियली इश्यू में रहे हैं। डायरेक्टली और सब्सटेंशियली अगर वो किसी फॉर्मर सूट में वो इश्यू में रहे हैं तो कोर्ट उस सूट या इश्यू को ट्राई नहीं करेगी। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि भैया ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये उठ के आती है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब क्या है। ठीक है, अब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब क्या है ये तो हम पढ़ेंगे, पर पहले थोड़ा सा हम आगे और चल लेते हैं कि हमने ये बात तो बात कर दी कि भाई कोर्ट ऐसे किसी भी सूट को ट्राई नहीं करेगी, ऐसे किसी भी इश्यू को ट्राई नहीं करेगी, वो सूट वो इश्यू जो किसी फॉर्मर सूट के अंदर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इश्यू में थे।
डायरेक्टली और सब्सटेंशियली वो इश्यू में थे। और फॉर्मर सूट कौन से होने चाहिए? फॉर्मर सूट जो है या तो बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, या फिर बिटवीन सेम पार्टीज, या फिर जो पार्टीज होनी चाहिए वो सेम टाइटल की होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मर सूट जो है बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, और फॉर्मर सूट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड हुआ होना चाहिए। तो फॉर्मर सूट से रिलेटेड क्या बातें फुलफिल होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि फॉर्मर सूट जो है और जो अभी जो सूट कोर्ट ट्राई नहीं कर रही है वो दोनों सूट सेम पार्टीज में है, और फॉर्मर सूट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है, तो फॉर्मर सूट वैलिड माना जाएगा इस सेक्शन के लिए। और फॉर्मर सूट को देखने के बाद कोर्ट उस सूट या इश्यू को ट्राई नहीं करेगी जो सूट या इश्यू फॉर्मर सूट के अंदर जो है वहां पे डायरेक्टली इश्यू में थे। ठीक है, अब आता है जी, बाकी तो हम सब समझ जाते हैं कि भाई कोर्ट जो है सूट इश्यू को ट्राई नहीं करेगी जो फॉर्मर सूट में डिसाइड हो चुके हैं, या फिर कोर्ट किसी भी सूट या इश्यू को ट्राई नहीं करेगी जो फॉर्मर सूट में थे। अब बात आती है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली की लाइन क्या कहना चाहती है, कि भाई जो सूट है या फिर सूट के अंदर जो मैटर था वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू होना चाहिए। तो एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि हम डायरेक्टली और सब्सटेंशियली को समझ लें। देखो, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू की बात ये आती है, दो तरह से जो है मुद्दा केस के अंदर, कोई भी केस हो उसके अंदर जो मैटर होते हैं ना वो उस केस से रिलेटेड होते हैं या उस केस से लिंक्ड होते हैं दो तरीके से। या तो वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली उससे लिंक होंगे, या फिर उससे इंसिडेंटली लिंक होंगे। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली को तो हम बोल सकते हैं या तो वो सीधे तौर पर होंगे, या होंगे वो इंसिडेंटली, जिसको हम बोल देंगे संयोगवंश। ठीक है, थोड़ा हिंदी में हम इसलिए लिख ले रहे हैं ताकि हमारे लिए समझना इजी हो जाए, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले। देखिए, कोई भी मैटर जो केस में होगा वो दो तरीके से लिंक होगा केस में, या तो वो सीधे तौर पर केस के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता होगा, या फिर वो उस केस के अंदर सिर्फ संयोगवंश आएगा। देखिए, सीधे तौर पर कोई भी मैटर को हम किसी भी मैटर को या मुद्दे को या मुद्दा, ठीक है, किसी भी मैटर को या किसी भी मुद्दे को हम तब बोलेंगे कि जी ये केस से जो है ना सीधे तौर पर है अगर वो मैटर या वो मुद्दे पे जो डिसीजन आएगा वो उस केस के रिजल्ट को अगर इफेक्ट करता है, अगर वो उस केस के रिजल्ट को इफेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि वो सीधे तौर पर उस केस से लिंक्ड है, या फिर उसके लिए, या वो मुद्दा हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सिंपल सा ये लिख दें कि अगर ये रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, कोई भी मुद्दा जो रिजल्ट को इफेक्ट करेगा केस के, वो हम बोलेंगे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू। संयोगवंश, वो जो मुद्दा है वो आपके केस के रिजल्ट को कहीं से भी इफेक्ट नहीं करेगा। पार्टी ने जो रिलीफ मांगा उस रिलीफ से उस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी एग्जांपल भी समझेंगे हम, और अभी एक बार थोड़ा थ्योरी पे चल लेते हैं कि पार्टी ने जो रिलीफ मांगा उस रिलीफ का मुद्दे से, जो ये मुद्दा आया है इससे कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे से, पार्टी का उस रिलीफ से इस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया, कोर्ट को लगा कि हाँ इस पे भी थोड़ा देख लो क्या है, पार्टी कहना चाहती है कुछ, तो पार्टी की बात आई, वो पर मुद्दा कहीं ना कहीं डिसाइड हो गया, पर रिलीफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्दा जो रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पोजेशन का केस है। ठीक है, पोजेशन का केस है
ए बी, ठीक है, इन दो में डिस्प्यूट होता है। ए ये कहता है कि भाई बी जो है ना, बी जिस प्रॉपर्टी में बैठा है, बी के फादर, बी के फादर साहब थे डी, ठीक है। ए ये कहता है कि साहब बी के जो फादर है ना डी, ठीक है, ए ये कहता है कि साहब बी के जो फादर है ना डी, आज बी जिस प्रॉपर्टी में बैठा है, बी के फादर डी ने मुझे ये प्रॉपर्टी विल के अंदर दी है, ठीक है, सक्सेशन के थ्रू विल के अंदर जो है मुझे दी है। चलो जी, बी कहता है ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई विल ही नहीं थी ये वो, चलो जी बात खत्म। ए ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब ए का रिलीफ क्या है? ए का रिलीफ यहाँ ये है कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी विल में मिलती है, डी ने दी है। बी कहता है विल नहीं है, यही बात है। अब बात ये उठती है कि वहां मेन मुद्दे क्या हो सकते हैं? मेन मुद्दे ये हो सकते हैं, एक, क्या विल सही है, क्या विल गलत है। तो वो मुद्दा क्या होगा? रिजल्ट को इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू होगा? बिल्कुल होगा। एक। दूसरा, देखो विल वाली बात हो गई। दूसरा, क्या ए को वो प्रॉपर्टी सक्सेशन के अंदर या विल के थ्रू जो मिल रही है वो मिलने लायक है? क्या ए उसके एलिजिबल है? ये मुद्दा रिजल्ट को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू है? जी है। तीसरा, डी की मृत्यु कैसे हुई? अब यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। डी की मृत्यु चाहे कैंसर से हुई, डी की मृत्यु चाहे एक्सीडेंट से हुई, चाहे नेचुरल हुई, चाहे जैसी भी हुई डेथ उसकी, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। डेथ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है। ना वो ए मना कर रहा है कि उसकी मृत्यु हुई है, ना बी मना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की मृत्यु कैसे हुई वो मुद्दा यहाँ पे नहीं है, रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता। तो वो मुद्दा जो है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू नहीं है, वो मुद्दा इंसिडेंटल मुद्दा कहलाया जाएगा और संयोग वर्ष की कैटेगरी में आएगा। तो अब यहां से आप ये समझ गए कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू का मतलब क्या है, और वो टर्म को सेक्शन 11 की जो मीनिंग है रेस जुडिकेटा में या रेस जुडिकाटा के अंदर क्यों यूज किया गया है। वो इसलिए यूज किया गया है ताकि ये बताया जाए कि वो सूट, वो इश्यू के जो मैटर, जो मेन मैटर है, सिर्फ उन्हीं पे ही रेस जुडिकाटा लगेगा। ये नहीं है कि हर छोटे मोटे मैटर पे आप रेस जुडिकाटा लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहां से हमारा डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू एक बार आप समझ गए हैं। अब हम दोबारा चलते हैं हमारे मीनिंग के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू हो गया। अब इससे क्या है, आप मीनिंग समझ जाएंगे। मीनिंग यही है कि भाई सूट हो या इश्यू हो, उसका ट्रायल जो है नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा? अगर सूट या इश्यू का मैटर, जो भी आपके पास इश्यू आ रहा है या फिर सूट आ रहा है ट्राई करने की, उसका जो मैटर है वो अगर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू है फॉर्मल सूट में, ठीक है। और फॉर्मल सूट कहाँ होना चाहिए? फॉर्मल सूट जो है बिटवीन सेम पार्टीज, मतलब कि जो यहाँ सूट या इश्यू की जो पार्टी है और फॉर्मल सूट की जो पार्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात कि फॉर्मल सूट जो है कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल सूट कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड होने का मतलब यहाँ ये है कि फॉर्मल सूट जो है कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। कंपिटेंट कोर्ट का यहाँ मतलब ये है कि वो कोर्ट जिसने फॉर्मल सूट डिसाइड किया हो वो फॉर्मल सूट भी डिसाइड कर सकती हो, और ये जो सूट या इश्यू जो ट्रायल के लिए आ रहा है उसको भी डिसाइड कर सकती हो, तो वो कंपिटेंट कोर्ट कहलाएगी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं
हमारे मीनिंग हमने समझ लिया। मीनिंग क्या कहता है, दोबारा इसको देख लेते हैं कि कोर्ट जो है कोई भी ऐसे सूट या इश्यू को ट्राई नहीं करेगी अगर उस सूट या इश्यू के अंदर जो मैटर है, उस सूट या इश्यू के अंदर जो मैटर है, वो जो मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू, मतलब सीधे तौर से वो मुद्दे में है किसी फॉर्मल सूट के अंदर। फॉर्मल सूट क्या होना चाहिए, फॉर्मल सूट बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, और फॉर्मल सूट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड होना चाहिए। ये आपका मीनिंग यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं इसेंशियल पे। इसेंशियल जो है हमारा, इसेंशियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है रेस जुडिकाटा पे, प्री में, मेंस में, उसको डिसाइड करने के लिए एक हमारे ऊपर मेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेस जुडिकाटा, तो उसमें हम उसका मीनिंग लिख देंगे, उसके इसेंशियल्स लिख देंगे। ठीक है, तो इसेंशियल्स हमारा मेन आता है। इसेंशियल्स हमारा वैल्यू वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री पर्पस से आप ले लीजिए चाहे मेंस पर्पस से ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारे इसेंशियल्स पे। इसेंशियल्स लगभग 5-6 इसेंशियल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है जिसको हम लिखेंगे और हमारे इसेंशियल्स उसी ट्रिक से हम सारे बना देंगे। ट्रिक हमारी है, ट्रिक हमारी क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का इश्यू कोर्ट ने डिसाइड किया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का इश्यू कोर्ट ने डिसाइड किया। ट्रांसफर का हम लेंगे टी, प्रॉपर्टी का लेंगे पी, इश्यू का लेंगे आई, कोर्ट और डिसाइड। टी पी, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इश्यू, कोर्ट, डिसाइड। ठीक है, तो अब हमारे इवेंशन बनेंगे। यहाँ से क्या बनेंगे, पहला जो सूट है फॉर्मल सूट, और जिस सूट को जो कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, और उस सूट को जो है हम अगर नाम दें तो हम ये कह सकते हैं सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मल सूट पूर्व सूट, सब्सिक्वेंट सूट बाद का मुद्दा, बाद का मुकदमा। ठीक है, तो जो फॉर्मल सूट और सब्सिक्वेंट सूट है वो सेम टाइटल या सेम पार्टी। ठीक है, या ठीक है, पहला कि फॉर्मल सूट और सब्सिक्वेंट सूट जो है सेम टाइटल में होना चाहिए, फॉर्मल सूट और सब्सिक्वेंट सूट जो है सेम पार्टीज में होना चाहिए। इश्यू, इश्यू जो दोनों का जो है, जो हम पहले ही डील कर चुके हैं हालांकि इसको, कि जो इश्यू जो है दोनों ही सूट में तो ये हमारे एसेंशियल्स ये हैं कि फॉर्मल सूट और सब्सिक्वेंट सूट में जो केस है सेम टाइटल होना चाहिए केस का। ये क्या होगा ये हम अभी डील करेंगे। सेम टाइटल, सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम इश्यू होने चाहिए। कौन से इश्यू, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू, जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इश्यू होने चाहिए फॉर्मल के और सब्सिक्वेंट के, वो सेम होने चाहिए। कोर्ट जो होनी चाहिए कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट से हमारा क्या मतलब है वो भी हम यहाँ बात करेंगे। और पांचवा जो है हमारा इवेंचुअली ये बनता है कि जो फॉर्मल सूट है वो हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। ये हर्ड एंड डिसाइडेड का मतलब क्या है ये भी हम अभी डील करेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे पहले इसेंशियल पे। पहला इसेंशियल बोलता है सेम टाइटल।
देखिए सेम टाइटल की अगर हम बात करें तो ये मतलब यहाँ ये निकलता है कि कोर्ट फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट पार्टीज जो केस फाइल कर रही हैं, अगर वो किसी टाइटल के अंदर फाइल कर रही है, टाइटल का यहाँ मतलब होता है जैसे कि सपोज करिए कि जो दोनों पार्टीज हैं वो लैंड और टेनेंट, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स आपस में फाइल कर रहे हैं, तो केस बिटवीन पार्टनर्स बनता है। तो इस केस में क्या होता है, ये टाइटल के केस है। टाइटल इन द सेंस ये नहीं है, ये क्या है कि जो पार्टीज है वो अपने वो जो कैपेसिटी में आ रही होती हैं वो अपनी किसी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आती है, वो आती हैं लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में। जो उनका शीर्षक होता है वहां वो लैंडलॉर्ड का होता है, सामने वाले का टेनेंट का होता है। जो मान लीजिए प्रिंसिपल एजेंट में आते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है, वो एजेंट होता है। तो अगर जो केस फाइल होता है वो फॉर्मर सूट में पहले तो लड़े लैंडलॉर्ड और टेनेंट में और बाद में फिर आते हैं, और अगर दोबारा सब्सिक्वेंट में अगर वो आते हैं तो सब्सिक्वेंट में भी वो अगर सेम टाइटल में आते हैं ना तभी रेस जुडिकाटा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि एक सिचुएशन देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ए और बी दो लोग हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस है। ए लैंडलॉर्ड है, बी टेनेंट है। ए ने केस फाइल किया कोर्ट के अंदर कि सर ये मेरा टेनेंट है, मैं इसको प्रॉपर्टी से निकालना चाहता हूँ, कोई भी ग्राउंड लेके उसमें केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने उसका केस डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब वो वहां दोबारा आ गया कि सर इसने मेरी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया। अब वो किस बेस पे ला रहा है उसको, ट्रेसपासर, कि बिना किसी अधिकार के वो मेरी प्रॉपर्टी में आया। टेनेंट के मुद्दे पे नहीं ला रहा है उसको, किराएदार के मुद्दे से नहीं ला रहा है उसको, ला रहा है ट्रेसपासर के मुद्दे पे। उसको किस टाइटल से ला रहा है, वो ट्रेसपासर से टाइटल से ला रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। अगर रेस जुडिकाटा लगाना है तो पहले मुद्दे के अंदर वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में आया था, तो दूसरे मुद्दे में भी अगर वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में आता है तभी तभी रेस जुडिकाटा का ये एजेंशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो जो कि ये एजेंशन नहीं लगता है तो इसलिए उस सिचुएशन के अंदर रेस जुडिकाटा भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ पहला। अब हमारा आता है सेम पार्टीज। सेम पार्टीज यहां ये बोलता है ए और बी। पहला केस था ए और बी के बीच में, दूसरा केस भी ए और बी के बीच में। ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम है हर्ष, एक का नाम है साहिल। ठीक है, तो पहला केस हर्ष और साहिल के बीच में था फॉर्मर सूट वाला, और सब्सिक्वेंट वाला भी या तो हर्ष और साहिल के बीच में था या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। यहाँ सेम पार्टीज के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी सिचुएशन है तब भी जो है आपका रेस जुडिकेटा लगेगा, अगर सेम पार्टीज हैं तो। अगर इन केस पहला केस हर्ष और साहिल के बीच में होता है, बाद में पार्टी ही बदल जाती है, सारा कुछ सेम रहता है, प्रॉपर्टी सेम है, मैटर इन इश्यू सेम है, पर पार्टी बदल गई तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा इन्वेंशन। तीसरा इन्वेंशन, तीसरा हम पहले ही डील कर चुके हैं पर फिर भी हम इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तीसरा ये कहता है कि फॉर्मर सूट के अंदर जो मेन मुद्दा था, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सूट जिसको कोर्ट ट्राई नहीं कर रहा है उसके अंदर भी मेन मुद्दा सेम ही होना चाहिए। अगर मेन मुद्दा सेम नहीं है तो उस केस के अंदर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। मेन मुद्दा दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। ए ने जो है क्या किया, ए ने पोजेशन फाइल की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किस बेस के ऊपर, उसने पोजेशन फाइल की कि मेरे पास कागज है। उसने पोजेशन फाइल की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कि मेरे पास कागज है, हालांकि वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में पिछली 30 साल से बैठा है, पिछले 30 साल से वो उस प्रॉपर्टी पर बैठा है। उस पर डिस्प्यूट उठा, उसने कहा जी मेरे पास कागज है, मैंने मान लीजिए बी कोई आदमी है उससे खरीदे हैं। ठीक है, वो उस कागज को प्रूव नहीं कर पाया, उसका मामला वहां रह गया। अब ये क्या हुआ, वहां उसका केस डिसमिस हो गया। अब वो दोबारा आ गया, वो कहता है जी साहब एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन एक कंसेप्ट होता है आपका लीगल का, जिसके अंदर ये कहा गया है, सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी संपत्ति पे 20 साल से बैठे हैं, सरकारी है तो 30 साल, अगर आप किसी भी संपत्ति पे, सिंपल सा है, अगर आप किसी भी लैंड पे और आप 20 साल से बैठे हैं तो आप
वो आपका अधिकार बन जाएगा, वो आपका राइट बन जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले तो वो गया डॉक्यूमेंट फाइल किया, मतलब पहले तो उसने प्रॉपर्टी पे पोजेशन फाइल की कागजों के दम पे, डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर, वहां उसका केस डिसमिस हो गया। मेन मुद्दा फॉर्मर सूट में क्या था, फॉर्मर सूट में मेन मुद्दा क्या बना, फॉर्मर सूट में मेन मुद्दा बना किस चीज का, टाइटल का, कि मेरे पास टाइटल है, कागज है मेरे पास, जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास टाइटल के डॉक्यूमेंट्स है, वो मुद्दा था, डिसमिस हो गया। दूसरे में वो आ गया किस पे, एडवर्स पोजेशन पे, दूसरे में वो किस में आया है, एडवर्स पोजेशन पे, वो डॉक्यूमेंट पे तो आया नहीं है, वो टाइटल पे तो आया नहीं है, उस केस में ये इजेंशन नहीं लगेगा। तो मतलब कि रेस जुडिकेटा या रेस जुडिकाटा उस केस को बार नहीं करेगा, उस केस को, जो एडवर्स पोजेशन का केस जो आदमी फाइल करना चाहता है, चाहे उसका पिछला केस डिसमिस हो गया है, वो कोर्ट उस केस को ट्राई करेगी, कोर्ट मना नहीं कर सकती। ठीक है, ये हुआ आपका इश्यू। अब आता है कोर्ट। कोर्ट के बारे में ये कहा गया है कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट को ट्राई किया है, वो कोर्ट उस फॉर्मर सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट उसका क्षेत्राधिकार होना चाहिए, चाहे धन संबंधी हो। ठीक है, जितने भी क्षेत्राधिकार का तरीके बनते हैं, उस क्षेत्राधिकार अनुसार उसका जो है जुरिस्डिक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका अधिकार बनना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मर सूट जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एक बात फॉर्मर सूट डिसाइड करने को। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट डिसाइड किया है, वो कोर्ट जो आपका सब्सिक्वेंट सूट जो फाइल होता है, जिसको कोर्ट ट्राई नहीं कर रही है, कोर्ट उस सब्सिक्वेंट सूट को भी ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। वो कोर्ट जो है उस सब्सिक्वेंट सूट भी उसकी जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए कि वो उसको ट्राई कर सकती है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि फॉर्मर सूट को भी वो ट्राई कर सकती है और सब्सिक्वेंट सूट को भी वो ट्राई कर सकती है, तब वो यहाँ कॉम्पिटेंट कोर्ट की एजेंशियल फुलफिल होती है। अगर जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता है, अगर फॉर्मर, जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट ट्राई किया है, अगर जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट ट्राई किया है, एक बात, वो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट को रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए फॉर्मर सूट को ट्राई करने के लिए भी, और कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए भी। तो अगर ऐसा होता है, तब जाके जो है, जो कोर्ट जिसके पास सब्सिक्वेंट सूट आता है ट्राई करने के लिए, वो उसको ट्राई नहीं करेगी। ठीक है, अब आता है डिसाइड। ये आता है केस बी हर्ड एंड डिसाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके मेंस में आते हैं 3-3 नंबर के, वो इस पे बेस हो सकते हैं। आपके डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है, बाकी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे बेस्ड हो सकते हैं, 3 नंबर के जो मेंस में आते हैं। ये कहता है कि जो केस है ना, जो फॉर्मर केस है, जो फॉर्मर सूट है, जो डिसाइड हुआ है, वो हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मर सूट है वो ऑन मेरिट्स डिसाइड होना चाहिए। जो कंप्लीट लीगल प्रोसीजर है, जो सीपीसी का, जो सिविल प्रोसीजर कोड का, सिविल प्रक्रिया संहिता का जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है, पार्टीज को बुलाना, पार्टीज को सुनना, समन इश्यू, एग्जामिन करना, क्रॉस एग्जामिन, प्रॉपर एविडेंस फॉलो होने के बाद, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होने के बाद जो है आपका फॉर्मर सूट डिसाइड होना चाहिए। फॉर्मर सूट सिर्फ इस बेस पे डिसमिस नहीं होना चाहिए कि भाई प्लेंटिफ आया नहीं, प्लेंटिफ ने केस तो फाइल कर दिया, आया नहीं। ठीक है, या फिर कोई फीस वगैरह जमा करानी थी, उसने वो फीस नहीं जमा करा पाया, किसी तरह की कोई गलती, कोई डिफॉल्ट कर गया, इसलिए कोर्ट ने जो है केस डिसमिस कर दिया। इस बेस पे अगर फॉर्मल सूट जो है आपके डिसमिस होते हैं, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। अगर फॉर्मल सूट प्रॉपरली सुना गया है, ऑन मेरिट्स उसका डिसीजन दिया गया है, ऑन मेरिट्स मतलब एविडेंसेस के बेस के ऊपर उसका डिसीजन दिया गया है, तो उस केस के अंदर आपका रेस जुडिकाटा लगेगा। अगर रेस जुडिकाटा सिर्फ किसी प्लेंटिफ के अपीयर ना होने की वजह से डिसमिस होता है, और जो भी ऐसी कोई वजह बनती है जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि केस ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 5 इजेंशन है, इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
आपका डायरेक्ट इसका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेस जुडिकाटा, उसमें आप मीनिंग लिख दीजिएगा, आप ये इसेंशियल डाल दीजिएगा, और ये इसेंशियल आपके प्रैक्टिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको डिसाइड करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। ये हुआ यहाँ हमारा इसेंशियल खत्म कि भाई इसेंशियल क्या है, सूट सेम टाइटल का होना चाहिए। सेम टाइटल क्या होता है हमने पढ़ लिया, सूट सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। इश्यू दोनों फॉर्मर का और सब्सिक्वेंट का इश्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, इश्यू कौन सा यहाँ पे मायने रखता है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इश्यू वाले, जो जरूरी मुद्दे जो हैं, जो सीधे तौर पर जो मुद्दे हैं वो सेम होने चाहिए। कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होती है, यहाँ के हिसाब से कॉम्पिटेंट क्या है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद फॉर्मर सूट जो है डिसाइड होना चाहिए। डिसाइड का मतलब क्या है वो भी हमने देख लिया। अब इसेंशियल के बाद जो है ये आपका यहाँ से मीनिंग और इसेंशियल खत्म होता है। अब हम चलते हैं रेस जुडिकाटा के, एक काइंड ऑफ रेस जुडिकाटा बोल सकते हैं आप, ठीक है, या एक कंसेप्ट है रेस जुडिकाटा का, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, हिंदी में बोले तो रचनात्मक रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो आपका जो है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है आपका, ये आपके सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है। इस पे जाने से पहले आपको बता देता हूं कि आपका सेक्शन 11 एक तो सेक्शन है, उसके अंदर 8 एक्सप्लेनेशन है। 11 सेक्शन जो है आपका, 11 नंबर सेक्शन जो है, सेक्शन 11 के अंदर आपके एक सेक्शन 11 जो लिखा हो वो है, और 8 एक्सप्लेनेशन है। उस 8 में से जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेनेशन 4 में जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बताया गया है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हिंदी में बोले तो रचनात्मक। ठीक है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो आप फॉर्मल सूट में उठा सकते थे, ठीक है, कोई भी ऐसा मुद्दा जो आप फॉर्मल सूट में उठा सकते थे पर आपने नहीं उठाया, वो मुद्दा भी यही माना जाएगा कि वो मुद्दा जो है डिसाइड हो चुका है, या फिर वो मुद्दा जो है फॉर्मल सूट के अंदर सब्सटेंस डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू था। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर मुद्दा ऐसा बनता है जिस मुद्दे को आप उस फॉर्मल सूट के अंदर उठा सकते थे, आपकी नॉलेज में था, आपको उस बात का ज्ञान था, और आप अगर चाहते तो आप उस मुद्दे को उस फॉर्मल सूट के अंदर उठा सकते थे, पर आपने नहीं उठाया, तो वो मुद्दा सेक्शन के हिसाब से, रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के हिसाब से, वो मुद्दा आपका डायरेक्ट मुद्दा फॉर्मल सूट के अंदर भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू माना जाएगा, चाहे वो मुद्दे पे डिसीजन हुआ ही नहीं है, बट फॉर द मतलब रेस जुडिकाटा लगाने के लिए उस मुद्दे को डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू माना जाएगा फॉर्मल सूट का। मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे हमें क्लियर हो जाएगा। एक भाई साहब है, बी एक भाई साहब है, ठीक है, ए है बी है। ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम अपने रख देते हैं एक्स। एक्स क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, ए ने एक्स प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम किया, किस बेस पे, उसने कहा कि साहब बी ने जो है बी ने जो मेरे से कर्जा लिया था आज से 20-30 साल पहले, तो अब वो उसी मॉर्टगेज में लिया था, मॉर्टगेज के बेस पे वो क्लेम करता है, ठीक है, कि भाई मॉर्टगेज पे कर्जा लिया था मेरे से, मॉर्टगेज में दी थी एक्स प्रॉपर्टी, अब वो मेरे को कर्जा नहीं दे पाया है, तो अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी का पोजेशन में बैठा हूँ 20-25 साल से, और बी ने मेरे को मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी दी थी, बी ने मेरे को पैसा तो अब तक दिया नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई। ए ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ए का केस हो गया डिसमिस। ए का केस डिसमिस हो गया, कोर्ट ने ए को कहा कि भैया उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दो। ठीक है, अब एक कहता है यार अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी तो नहीं तो हाथ से चली जाएगी। अब ए ने क्या किया, दोबारा आया कोर्ट में, ये कहता कि साहब 25 साल से बैठा हूं, कितने साल से, 25 साल से प्रॉपर्टी पे बैठा हूं, मेरा क्लेम बनता है
एडवर्स पोजेशन का। ठीक है, कहता साहब 25 साल से प्रॉपर्टी में बैठा हूं, एडवर्स पोजेशन का क्लेम बनता है। कोर्ट ने उसको कहा कि भाई सिर्फ रेट जुडिकाटा नहीं लगता है सेक्शन 11 को, सेक्शन 11 को कंस्ट्रक्टिव भी लगता है। मतलब कि जो मुद्दा आप यहां उठा सकते थे, आपने अगर नहीं उठाया है तो ये माना जाएगा कि ये मुद्दा इस फॉर्मर सूट के अंदर, ये तो सब्सिक्वेंट सूट हो गया एडवर्स वाला, कि जो मुद्दा आप फॉर्मर सूट में उठा सकते थे, अगर वो मुद्दे को आप फॉर्मर सूट में नहीं उठाते हैं तो ये माना जाएगा कि फॉर्मर सूट में वो मुद्दा भी सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन इश्यू था, इन इश्यू था, और फॉर्मर सूट को और वो मुद्दा भी उसमें कवर हो जाएगा, और कोर्ट जो है इस केस को भी नहीं ट्राई करेगी, ट्रायल नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो आप फॉर्मर सूट में उठा सकते थे पर आपने नहीं उठाया, तो उस मुद्दे को फॉर्मर सूट में भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू माना जाएगा, और वो मुद्दा आपका सब्सिक्वेंट सूट में ट्राई नहीं किया जाएगा। और अगर आप उस मुद्दे के बेस पे सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हैं तो आपका सब्सिक्वेंट सूट भी ट्राई नहीं किया जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का। एक इसमें और एग्जांपल देते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई पहले मॉर्गेज के बेस पे क्लेम किया कि साहब मॉर्गेज के दम पे प्रॉपर्टी मेरी बनती है, कोर्ट ने कहा केस डिसमिस, मॉर्गेज के दम पे नहीं बनती है। फिर आ गया कि साहब 25 साल से बैठा हूँ, एडवर्स पोजेशन पे दे दो। तो कोर्ट ने कहा आपके पास यहाँ मौका था क्लेम करने का, आपने नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि ये मुद्दा आप यहाँ क्लेम कर चुके हैं। अब आता है एक लीडिंग एग्जांपल है, एक कांस्टेबल है, ठीक है। एक कांस्टेबल है, उसको ना डीआईजी हटा देता है, उसको डीआईजी नौकरी से निकाल देता है। वो क्या करता है कि कोर्ट में केस फाइल करता है, किस बेस पे, मतलब हाई कोर्ट में रिट फाइल करता है वो इस बेस पे कि साहब मेरे को ना सुनवाई का मौका नहीं दिया, बिना सुने जो है मेरे को नौकरी से निकाल दिया। चलो ठीक है जी, हाई कोर्ट ने उसकी रिट सुनी, हाई कोर्ट को लगा नहीं कोई मुद्दे वाली बात नहीं है कि उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो भी था हाई कोर्ट को लगा कि उसे सही तरीके से हटाया है। हाई कोर्ट ने उसकी रिट जो है डिसमिस कर दी, ठीक है। अब जैसे रिट डिसमिस होती है, वो आ जाता है दूसरा बात लेके, वो कहता है साहब मेरे को जो है ना मेरे को जो है ना नौकरी दी थी आईजी साहब ने, अब जो मेरे को नौकरी दी थी आईजी साहब ने, तो इसलिए डीआईजी साहब मेरे को नहीं हटा सकते, क्योंकि डीआईजी साहब जो आईजी साहब से छोटे होते हैं रैंक के अंदर। तो मेरे को नौकरी दी है आईजी साहब ने, तो डीआईजी साहब नहीं हटा सकते। तो अगर प्रोसीजर के हिसाब से देखें तो मेरे को गलत तरीके से हटाया गया है। तो वहां हाईकोर्ट उसको ये बोलती है कि ऐसा है भैया, जब आपने ये केस फाइल किया था ना कि मेरे को बिना सुने हटा दिया, कौन सा वाला केस फाइल किया था, किस ग्राउंड पे, कि मेरे को वो इस ग्राउंड केस फाइल कर चुका है, बिना सुने हटा दिया। जहां आपने जब ये केस फाइल किया था ना कि मेरे को बिना सुने हटा दिया, वहां आप ये बात रख सकते थे और ये आपके ज्ञान में भी था। तो जब आप वहां ये बात रख सकते थे तो अब आपको नया केस नहीं फाइल करने दिया जा सकता इस मुद्दे पे। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मना करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी मुद्दा आप किसी फॉर्मल सूट के अंदर उठा सकते थे, अगर आपने वहां नहीं उठाया तो वो मुद्दा आपका फॉर्मल सूट के अंदर ही इन इश्यू माना जाएगा। और जो कि वो फॉर्मल सूट के अंदर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इश्यू था, तो इसलिए सब्सिक्वेंट सूट के अंदर आपको आप उस मुद्दे को नहीं ला सकते हैं, या फिर अगर आपका वो मुद्दा ही सब्सिक्वेंट सूट है तो सब्सिक्वेंट सूट को कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। ये इतनी सी बात बोलता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा।
अब इस एग्जांपल के साथ केस लिख लीजिए आप। ये जो अपना एग्जांपल है, ये केस का एग्जांपल है, यहाँ लिख देता हूँ। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब। ये ना एग्जांपल जो है अपना, ये लीडिंग केस लॉ से है। ये केस है, लीडिंग केस लॉ है, याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का। और ये इसका एग्जांपल है कि भाई इस केस में हुआ क्या था। ये जो अपने एग्जांपल की बात की है, ये इस केस के फैक्ट थे। तो यहां हमारा खत्म होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेस जुडिकाटा क्या होता है, उसकी इसेंशियल्स क्या है, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस जुडिकाटा से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि क्या ये रिट को लगेगा, क्या ये इश्यू ऑफ लॉ को लगेगा, अगर लॉ चेंज हो जाए तब क्या रेस जुडिकाटा लगेगा, उसके बाद क्या ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग को लगेगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ 3-4 बातें और हैं, उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। पहले हम आप इस रेस जुडिकाटा को, इसके इसेंशियल्स को, कंस्ट्रक्टिव को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम जो है उन अगले छोटे छोटे पॉइंट्स पे चलेंगे, क्योंकि वो लगभग सारे पॉइंट्स केस लॉ बेस्ड हैं और ज्यादातर जो है लॉजिक बेस्ड है। तो वो जो है हम जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा रेस जुडिकाटा खत्म होता है। इसके जो खत्म होने के बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसके जो है आपके प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे। प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये कौन से सेक्शन में है, आपकी इसमें एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, कंस्ट्रक्टिव कौन सी, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कौन से नंबर की एक्सप्लेनेशन पे है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है जिसमें फॉर्मर सूट डिफाइंड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 7 क्या है, एक्सप्लेनेशन 8 क्या है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आप में आपसे जो प्री में पूछा जा सकता है कि ये रेस जुडिकाटा किसको लगता है, ये आपके सूट को लगता है, ये आपके इशू को भी लगता है। ठीक है ये आपका प्री बेस हो सकता है। मेंस में जो आपसे पूछा जा सकता है, हाँ, प्री में आपके लीडिंग केस लॉ के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि भाई रेस जुडिकाटा का लीडिंग केस लॉ, वो अपने जब केस लॉज की बात करेंगे तब अपने उसमें डील करेंगे। आपका ये केस लॉ पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का केस लॉ कौन सा है, तो आपसे ये केस लॉ पूछा जा सकता है। मेंस में जो आपसे रेस जुडिकाटा आएगा वो डायरेक्ट आएगा, या तो आएगा प्रैक्टिकल बेस। प्रैक्टिकल बेस जो होगा वो होगा आपके जो हमने इसेंशियल्स पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे कोई ना कोई आपका क्वेश्चन बन जाएगा, या तो वो प्रैक्टिकल बेस होगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेस जुडिकाटा एंड इट्स इसेंशियल्स एक, या फिर आपसे पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका रेस जुडिकाटा खत्म होता है। अगले लेक्चर में जो है हम बात करेंगे इसके जो माइनर जो बात पॉइंट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, और बाकी इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और भी लॉ के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे टॉपिक्स को हम इसी तरीके से सिंपल टू सिंपल और इंटरेस्टिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीकों से हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।